हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रथम रश्मि जो आपके सिलेबस में है सुमित्रा नंदन पंत की कविता, उसका सारांश है और साथ में उसके जितने भी भावार्थ हैं वो आपको दिखा देती हूँ। साथ में सरोज स्मृति और साथ में आपकी जो आगे की रचना है कलगी बाजरे की, तो उससे संबंधित आपको सारे में जानकारी दे देती हूँ। जितना भी सारांश है वो बता देती हूँ। अभी एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि गुमानी पंत वाली जो कविताएं हैं उनको आप बता दीजिए, तो शाम तक देखते हैं, उसको भी अपलोड कर देंगे। इतना जितना कंटेंट है, वैसे लास्ट ईयर की अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ भी आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा, उसको आप चेक कर लीजिए एक बार। और जितना नया कंटेंट आपको मिल रहा है उससे भी आप तैयारी करते रहिए और प्रीवियस के जो पेपर हैं आपके उनको भी देखते रहिए। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट इस तरह की वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और अगर अभी तक हिंदी मिरर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि मैडम लिंक सेंड कर दीजिए, तो वो लिंक इसलिए आप पूछते रहते हैं क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन हिट भी करना पड़ता है, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता है। चलिए, खाली सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, बेल आइकन भी हिट कीजिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन आएगा नई वीडियो का। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रथम रश्मि कविता का सारांश क्या बताया है कवि ने इस कविता में। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ ही प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन का सटीक एवं मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। वैसे तो सभी स्टूडेंट प्रथम रश्मि कविता सभी ने पढ़ ली होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि हम सभी देखते हैं सुबह की किरण, लेकिन पंत जी की नज़र से वह जो किरण आई है उसमें प्रकृति में क्या क्या मनोहारी चित्रण हुए हैं वो सब उन्होंने बताया है। हम तो देखते हैं कि सूरज निकल गया है, बस इतने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन सूरज निकलने पर जो पहली किरण आती है वो उसके बारे में कितने अच्छे से वर्णन करते हैं। कवि जिज्ञासा से प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम रश्मि के आने से पहले संपूर्ण संसार कैसा था, स्तब्ध था, मूर्छित था और सजीव निर्जर सब मानो एकाकार हो गए थे। अब रात में हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं, और हम जो सजीव हैं और जो निर्जीव हैं हम सब एक जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि सजीव तो सारा दिन काम करते ही रहते हैं लेकिन रात में सोते हैं, लेकिन निर्जीव जो चीज़ें हैं वो एज इट रहती हैं। हम लोग भी रात में क्या है, जैसे लेटते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं निर्जीव वस्तुओं की तरह। तो वही सब यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। आगे चलते हैं। परंतु पहली किरण के आते ही उनमें चेतना कैसे जाग गई, उनको कैसे पता चला कि सूरज निकल चुका है और सूरज की पहली किरण आ चुकी है। और कवि को प्रकृति की यह परिवर्तन कौतूहल लगता है, उसे आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को रवि के आने का कैसे पता चल जाता है। तो चलो, हमारे पास तो घड़ी है कि भाई चलो दिन निकलने वाला है, लेकिन अगर आप सुबह में उठते हैं तो आपने देखा होगा चिड़ियाँ जो हैं 4 से 5 बजे के बीच उठ जाती हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि दिन निकलने वाला है। तो ये आभास जो है, जो ये चिड़ियाओं को आभास होता है, पक्षियों को आभास होता है, जानवरों को आभास होता है, तो वही सब जितनी भी भावनाएं हैं, जितना भी मन से संबंधित है, तो वो स्वाभाविक जो परिवर्तन है कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि कहता है कि रात्रि में नाना प्रकार के जुगनू सोते हुए तरु पल्लवों को चूम रहे थे और स्नेह रहित तारों के सम्मुख तरु पल्लव बिल्कुल चेतनाहीन थे। इस पंक्ति का अर्थ बता देती हूँ। जुगनू सभी ने देखे होंगे, वो कह रहे थे कि जो तरु पल्लव थे, तरु का मतलब जो पेड़ के पत्ते थे, वो जो सो रहे थे तो उन पर जुगनू जो हैं इस वक्त उन्हें चूम रहे थे। और स्नेह रहित तारों, जो तारे हैं और वो स्नेह रहित हैं, सम्मुख उनके तरु पल्लव बिल्कुल चेतनाहीन थे। जो पत्ते थे कैसे थे, बिल्कुल शांत थे, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, और रात में वो बिल्कुल शांत थे। परंतु अचानक ही किस प्रकार प्रथम किरण का स्पर्श पाते ही पेड़ों पर रहने वाले कोयले कूक उठी।
जो कोयले हैं वो कुकुठी हैं, उन्हें कैसे पता लगा कि सूरज की पहली किरण आ चुकी है। हे अंतर्यामिनी, तुझे किसने बतलाया कि सुबह आ चुकी है। अब आपसे एक प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू में कि कवि ने अंतर्यामिनी किसे कहा है, तो किसे कहा है, कोयल को कहा है। इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। प्रथम रश्मि के ये कुछ पद है। प्रथम रश्मि का ना रंगनी तूने कैसे पहचाना, यहाँ इसको देख सकते हैं। फिर इसका मैं आपको भावार्थ दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, ये कलगी बाजरे की आ गई, पहले इसको देख लेते हैं। कलगी बाजरे की कविता में अज्ञे ने कलगी में सौंदर्य की रचना की है। कवि बाजरे की कलगी के सौंदर्य की उपमा के लिए नभ की अकेली तारिका या ओस से भीगी हुई चंपे की कली का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो उपमान है वो मैले हो गए हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि से जो उपमान है वो पुराने हो गए हैं। पहले क्या उदाहरण देते थे चंपे की कली का, अब जैसे आपको मैंने बताया था कि निराला जी की कविता है जूही की कली, तो इसी तरह से ओस से भीगी हुई कामायनी में आपने देखा होगा कि वर्णन किया गया है इस तरह की कविताओं का। तो उन्होंने बिल्कुल अलग उदाहरण दिया अज्ञे जी ने कलगी का, कि कौन किसकी कलगी की, बाजरे की। अब बाजरे की कविता किसी ने ही शायद लिखी हो जो अज्ञे जी ने लिखी है। तात्पर्य यही कि कवि पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परिपाटी की शुरुआत करना चाहता है। अब आपको पता ही है कि ये प्रगतिवादी रहे हैं, तो प्रगतिवादी प्रयोगवादी, ठीक है, तो ये रहे हैं प्रयोगवादी, प्रगतिवादी नहीं रहे हैं। तो प्रयोगवादी यानी कि इन्होंने नए नए प्रयोग किए, जो पुराने प्रयोग थे उनको इन्होंने छोड़ा, यानी कि पुराने जो उपमान थे जूही की कली, चंपा की कली, ओस की किरणें और जो प्रथम रश्मि है, इस तरह की कविताएं इन्होंने नहीं ली। प्रकृति का चित्रण इन्होंने भी किया, लेकिन इन्होंने कुछ नए उपमान यहाँ पर प्रस्तुत किए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी बिजली घात डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, यहाँ इसकी व्याख्या है, इसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर इनकी कविता है यह दीप अकेला। चलिए इसका भी सारांश आपको बताते चलते हैं। यह दीप अकेला कविता के माध्यम से अज्ञे जी क्या बताना चाहते हैं, व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात कर रहे हैं। मनुष्य में अतुलनीय सहनशील और संघर्ष की क्षमता होती है, समाज में उसके विलय से समाज और राष्ट्र मजबूत हो सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है यह दीप अकेला, इसको एक पंक्ति दे दो। तो अगर हमारा एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता है, प्रतिभाशीलता है, तो उससे क्या होगा, समाज में एक बदलाव आ सकता है, आपके परिवार में बदलाव आ सकता है। तो हम कोशिश करें कि जिसके अंदर गुण है उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें और उसको कहें कि वह समाज के लिए कुछ करे, परिवार के लिए कुछ करे, और उसकी जो प्रभावशीलता है और जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको बढ़ावा दें। ये कहने का तात्पर्य है कवि का। दीप अकेला है परंतु फिर भी प्रेम से भरा हुआ है, गर्व से परिपूर्ण है और कारणों के कारण अपनों से अलग है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक घमंड आ गया है कि मेरे अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं तो मैं सबके साथ मिलकर क्यों रहूं, क्योंकि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, है ना। तो वह सर्वगुण संपन्न है, इसलिए मद माता है। यदि उसे पंक्ति में सम्मिलित कर दिया जाए तो उस दीप की शक्ति, महत्ता तथा सार्थकता बढ़ जाएगी। यानी कि जो धीरे धीरे दीपक जल रहे थे उस दीपक की रोशनी से और ज़्यादा रोशनी हो सकती है। यानी कि एक व्यक्ति, अगर समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा कम होती है, अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति उनसे मिल जाता है तो वो काम बहुत अच्छे से हो सकता है और दुगने तरीके से हो सकता है। तो दीप व्यक्ति का प्रतीक है। कवि उसे पंक्ति में लाकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। कवि ने दीप के लिए विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है, पंडुब्बा, समिधा, मधु, गोरस, अंकुर, स्वयंभू, ब्रह्मा आदि। ये याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपका बन जाए। कवि के अनुसार ये सभी उपमान एक स्नेह से भरे हैं और दीप के पर्ण रूप से उपयुक्त हैं। पंडुब्बा के रूप में सच्चे मोतियों को लाने वाला है। अब ये याद रखिएगा, अर्थात खतरों से खेलने वाला है। पंडुब्बा क्या होता है, जो पानी में डूबकर मोतियों की ढूंढता है। समिधा एक जो है यज्ञ की लकड़ी बनकर, समिधा किसको बोलते हैं, यज्ञ, इसकी लकड़ी बनकर संघर्षशील व दृढ़ निश्चयी है। मधु के रूप में माधुर्य तथा गोरस के रूप में पवित्र और दूध के समान सुख देने वाला है। तो सारों का यहाँ पर इन्होंने उदाहरण भी आपको बता दिया है, तो ये उदाहरण आप याद रखिएगा। आगे है, वह अंकुर की तरह पैदा होकर सूर्य को निडरता से देखता है, वह उत्साही तथा स्वयं ब्रह्मा के रूप में है। यदि उसे सांसारिक गतिविधियों में शामिल किया जाए तो वह उपयोगी बन सकता है। कवि दीप को स्वयं का भाव प्रदान करता है, यहाँ आगे करता है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा।
तो यह दीप अकेला का ये सारांश था और 2-3 सारांश आप तक पहुंच चुके हैं। बाकी मिलते हैं शाम को आपके साथ, शाम तक आपको देते हैं वीडियो और इम्पोर्टेंट बने रहिए। तब तक लाइक शेयर ना रुकना चाहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा।